हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ धीरज मिश्रा। आप सभी को पार्थ एजुकेशन चैनल पे जो है स्वागत करता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग टीजीटी पीजीटी मैथ्स का जो है सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, कल आपका फर्स्ट लेक्चर हो गया था जिसके बारे में जो है हम लोग आपको सिलेबस के बारे में बताए थे और कुछ बुक्स के बारे में बताए थे, और एक मैंने टॉपिक स्टार्ट कर दिया था जो टॉपिक का नाम था अलजबरा। उसके कुछ सब टॉपिक्स थे जिसको हमने लिया था सेट, रिलेशन एंड मैप्स। जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सेट, रिलेशन एंड मैप। हालांकि ये तीनों टॉपिक अलग अलग हैं, लेकिन हमने इसको कंबाइंड फॉर्म में लेके चल रहे हैं। सेट को पढ़ाएंगे, फिर रिलेशन को पढ़ाएंगे, फिर मैप को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हालांकि हमने कुछ लोगों का कहना है कि थोड़ा सा टॉपिक इजी नहीं है, कठिन है, तो जानबूझ के हमने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है क्योंकि कठिन से ही चलेंगे, है ना। हालांकि आपने जो भी है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं टीजीटी और पीजीटी मैथ्स का, डेफिनेटली उनका मैं जो है बीएससी है या तो एमएससी होंगे। ठीक है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है, तो कल हम लोग कुछ चीज़ें बातें किए तो उसको एक बार रिकॉल करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम चीज़ों को जो है कंटिन्यू करेंगे। कल हम आपको बताए थे सबसे पहले सेट्स होता क्या है, इसके डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में हमने बताया था। दो चीज़, सेट्स बताया था, उसके बाद हमने बात किया था आपसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। यानी सेट को निरूपित करने का तरीका, सेट क्या होता है इस बात को हमने डिस्कस किया था। दूसरी बात हम लोग बोल रहे थे भाई किसी भी सेट को किस तरीके से जो है रिप्रेजेंट कर देते। एक बार जल्दी से हम फिर से एक चीज़ों को रिकॉल कर दे रहे हैं। सेट्स हमने बता दिया किसी चीज़ का कलेक्शन होता है, और जो कलेक्शन हो कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड, जिसका हमने डेफिनेशन लिखा था एनी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, हमने आपको एग्जांपल भी दिया था, जैसे हमने कहा था भाई कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट इन योर क्लास, तो आपने बताया सर ये जो है सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, मैंने दूसरा भी एग्जांपल दिया था भाई कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो आपने कहा सर इसका जो जवाब होगा, आपने बताया सर 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, कामा 8 होगा। ठीक है, तो अब इस चीज़ को कैसे पहचानेंगे कि सेट वेल डिफाइंड है कि नहीं? सिंपल सा इसका एक फंडा है, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका जो हमें जवाब मिले वहाँ पे कोई डाउट ना हो, तो हम ऐसे कलेक्शन को क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड। जब वो वेल डिफाइंड होगा तो डेफिनेटली वो क्या होगा? सेट होगा। यहाँ तक बातें हो चुकी। ठीक है, अब हम इस चीज़ को जो है आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक, कुछ लोग लाइव आ गए हैं। विनीत भूषण जी, सर प्रणाम। प्रणाम भैया। अर्पित गौतम, टीजीटी एसएसटी की क्लास क्यों नहीं आ रही? ये आएगी भाई, सारी क्लासें होंगी। सर फी कितनी? बिल्कुल भाई, जो देखिए आपको जो है जब आप वीडियो देखिए नीचे जो है आपको नंबर लिखा गया मोबाइल, उस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो आपको सारा इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, फीस कितना है, क्या सब कुछ डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे हम कहें कि एक वर्ड लेते हैं मैथमेटिक्स। ठीक है, इस वर्ड को हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखना है? राइट इन दिस रोस्टर फॉर्म। अब इस मैथमेटिक्स वर्ड को रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका हमने सिंपल सा बताया था। कोई आप सेट ले लीजिए XYZ, फिर एक कर्ली ब्रैकेट लगाइए, उसके बाद जो इस एग्जाम्पल में जितने भी वर्ड आते हैं उन सभी वर्ड को लिखिए, और सभी वर्ड के बीच में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन बीच में कामा का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए यम, सबसे पहले यम को लेते हैं। ठीक है, यम ले लिए, उसके बाद ए है, ए को हमने ले लिया, फिर टी है, इसको ले लिया, फिर एच है, इसको ले लिया। ठीक है, अब एक चीज खास बात यह है, ये देखना है कि जो एलिमेंट्स आ चुके हैं उसको हमें रिपीट नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना है। जो एलिमेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं इस सेट के अंदर उसको हमको रिपीट नहीं करना है, क्योंकि इस सेट में रिपीटेशन नॉट अलाउड, उसका कोई मतलब नहीं होता, चीजें सेम होती हैं, इसलिए हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे। यम को हमने लिख लिया, ए को लिख लिया, टी को लिखा, एच को लिखा, फिर ई को भी लिखना है। ई के बाद फिर एम है, एम को हमने ऑलरेडी लिख रखा है इसलिए हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, एम के बाद फिर आपका क्या आ जाएगा? ए को भी हमने ऑलरेडी लिख रखा है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। टी को भी हमने लिख रखा है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं।
आई को देखिए, आई को हमने नहीं लिखा, इसको लिखना है, फिर सी को भी लिखना है, ठीक है, यस को भी लिखना है। तो आप देखेंगे जो मैथमेटिक्स वर्ड है, इस वर्ड को हमने किस फॉर्म में लिखा है, रोस्टर फॉर्म में लिखा है। तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका होता है, जो एलिमेंट्स है उसको कामा करके सारे एलिमेंट्स को आप लिख डालिए, ठीक है। ये रहा रोस्टर फॉर्म। अब बात आती है भाई इस चीज को बताया क्यों जा रहा है, हमने कल भी बताई। कुछ चीजें आपको ऐसा भी देखने को मिलेगी जो आपके एग्जाम में वो चीज नहीं आएगी, लेकिन जब तक आप उस चीज को देखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, आप क्वेश्चन को जो है नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रीजन क्या होता है, कभी कभी जो क्वेश्चन का फॉर्म आता है, सेट के क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में टीजीटी में देखने को मिलेंगे 2 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। उसका जो फॉर्म होता है, क्वेश्चन भी 1-2 क्वेश्चन कराएंगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो कभी कभी वो रोस्टर फॉर्म में देता है, कभी कभी जो क्वेश्चन है उसका सेट बिल्डर फॉर्म, जो दूसरा फॉर्म है उस फॉर्म में दे देता है। तो फिर आप चीजों को, क्वेश्चन ही आपको समझ में नहीं आता एक्चुअली पूछ क्या रहा है, इसलिए चीजों को बिल्कुल कोई भी चीज छोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम बात करते जो है टाइप्स ऑफ सेट की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका डेफिनेशन होगा टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले आपका आता है जो है इम्पटी सेट, ठीक है। कौन सा सेट, इम्पटी सेट। नाम से बिल्कुल क्लियर, 1 बाय 1 आराम से पढ़ते चलिए, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। सेट के प्रकार हैं, काइंड ऑफ सेट बोले या टाइप्स ऑफ सेट, बात वही है। इम्पटी सेट नाम से क्लियर, यानी इम्पटी का मतलब होता क्या भाई, खाली होता है ना, यानी ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, इम्पटी सेट। इसका जो डेफिनेशन हो जाएगा, अ सेट which does not contain any element is called empty set, is called, ठीक है। A set which does not contain any element is called empty set। सिंपल सा बात, यानी ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, empty set। बिल्कुल मैं कल भी इस बात को बताया कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है, ठीक लग रहा हो, आप बिल्कुल एक पेन पेपर लेके बैठेंगे तभी मैथमेटिक्स पढ़ने का मजा है। अदरवाइज वीडियो तो बहुत ढेर सारे आती रहती है, आप देखते रहेंगे। पेन पेपर उठाए, चीजों को नोट भी करते चलिए, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जस्ट आपका नोटिफिकेशन आने वाला है टीजीटी पीजीटी का, आप समय बिल्कुल वेस्ट ना करिए, चीजों को सीरियस होकर लेके चलिए और जो है अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए, ठीक है। अच्छा, अब इसको डिनोट करने का एक नोटेशन भी है, इट इज डिनोटेड बाई फाई। किससे डिनोट करते हैं इस सेट को, इम्पटी सेट को, फाई, या केवल कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। यानी इम्पटी सेट को डिनोट करने का जो तरीका होता है, या तो हम फाई लिखेंगे या सिंपल सा कर्ली ब्रैकेट लगा के उसमें एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, है ना। इसका मतलब क्या है, हम इम्पटी सेट की बात कर रहे हैं। जैसे एक कोई एग्जांपल लीजिए इम्पटी सेट का, इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं। एग्जांपल लिया जाए इम्पटी सेट का, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। बताइए भाई, ऐसे नेचुरल नंबर का कलेक्शन बताना है जो 1 से कम हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? भाई आपको मालूम है जैसा कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है कहां से स्टार्ट होता है, 1 से ही स्टार्ट होता है ना। तो आप जो है, क्या आपको मिलेगा कोई ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से छोटा हो, नहीं ना। तो आप क्या कहेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। जब पॉसिबल नहीं तो क्या, दिस इज योर इम्पटी सेट। ये कैसा सेट हो गया, इम्पटी सेट हो गया। भाई इस सेट में क्या कोई एलिमेंट है, मिलेगा ही नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, इम्पटी सेट। दूसरा जो है एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल सेकंड। x such that x square equals to 9 and x is even।
x इज इवन नंबर। ठीक है, हमने क्या लिखा, x सच दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एंड x इज इवन नंबर। अब यहाँ पे देखिए जो हमने एग्जांपल यहाँ पे दिया है ये किस फॉर्म में है बता सकते हैं? इसका जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है वो किस फॉर्म में है? ये जो एग्जांपल है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है। ठीक है, अब आपको देखना क्या है कि ये जो एग्जांपल है क्या एम्प्टी सेट है, इतना बताइए भाई। अब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हमने लिखा, 9 लिखा है, और जहां पे एक्स को हमने क्या बताया, इवन नंबर है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, प्लस माइनस 3 आएगा। ठीक, क्या होता है, इवन होता है ऑड, भाई ये तो ऑड नंबर है ना। आप फिर यहाँ पे एक भी एलिमेंट आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या कहेंगे भाई, दिस इज एम्प्टी सेट। इज इट क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल ले लीजिए चीजें ताकि क्लियर हो जाए बिल्कुल आपको। four-footed man, x such that x is a four-footed man, 4 पैर का आदमी। क्या ये एम्प्टी सेट है? बिल्कुल है भाई, 4 पैर का आदमी कहाँ होता है ना, ये तो एक्सेप्शनल केस है। ये भी क्या है, एम्प्टी सेट। अब नेक्स्ट सेट की बात करते हैं। अगला सेट आपका टाइप है सिंगलटन सेट। कौन सा सेट? सिंगलटन सेट। यहाँ पे भी बिल्कुल नाम से क्लियर है, चीजें क्लियर है, यानी ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। ठीक है, अ सेट दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। आप इसको डेफिनेशन लिखते चलिए, अ सेट, हालांकि डेफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं आती, फिर भी चीजों को समझना है तो मेमोरी में तो रखना ही पड़ेगा। सेट दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। सिंपल सी बात, यानी ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट आते हैं तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल ढेर सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसके। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया 0, ये क्या है, एम्प्टी सेट नहीं है, ध्यान रखना है। इस सेट में हमने एक एलिमेंट्स को लिख दिया, भला 0 ही क्यों ना हो। ठीक है, हेड तो एलिमेंट तो है ही है ना, इसलिए ध्यान रखना एम्प्टी सेट नहीं है। और 1 लिख दें, 2 लिख दें, ये सारे क्या है, सिंगलटन सेट है। ठीक है, जैसे हम लिखें एक्स सच दैट एक्स इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या होगा, अब इंडिया का जो कैपिटल है एक ही तो है ना, तो आप इसके भी क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ सेट की बात करते हैं, जिसमें आपका आता है फाइनाइट सेट। अगला सेट आपका है फाइनाइट सेट। बिल्कुल नाम से क्लियर है, चीजें सिंपल हैं, इसको आप 1 बाय 1 करके देखते चलिए। अब फाइनाइट सेट का क्या मतलब है, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट हो, ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। तो आपको डेफिनेशन लिखना हो, अ सेट दैट कंटेन्स, अ सेट दैट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। यानी ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट हो या काउंटेबल हो, जिसको आप काउंट कर सको, ऐसे सेट क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कहें कि भाई AEIOU, ये क्या है, फाइनाइट सेट। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, 1 2 3, ये बताइए 10, ये कैसा सेट है, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? बिल्कुल फाइनाइट है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है कितने यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनाइट सेट। इसके बाद हम बात करेंगे क्या था आपका, इनफाइनाइट सेट। सिंपल सा बात, इसका जस्ट अपोजिट। फाइनाइट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, काउंटेबल है, जिसको आप बता सको भाई उस सेट में कितने एलिमेंट्स है। लेकिन इनफाइनाइट में क्या, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे इनफाइनाइट सेट की। infinite set, a set that contains number of element is infinite। ठीक है, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है,
इनफाइनाइट है, ढेर सारे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल फर्स्ट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे भाई, कोई मान लीजिए सेट ए है, इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, ढेर सारे हैं, तो दिस इज योर इनफाइनाइट सेट। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर, कुछ भी ले लीजिए, सेट ऑफ रियल नंबर, ये कैसे सेट है, सब इनफाइनाइट है, सेट ऑफ रियल नंबर। आपको मालूम है रियल नंबर में किस टाइप के सेट्स आते हैं, इसमें सारे इंटीजर भी रहते हैं, 0 1 2 3, दिस इज योर सेट ऑफ रियल नंबर। तो जो इस टाइप का आप सेट देख रहे हैं, ये सब कैसे सेट हैं, आपके इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो कुछ टाइप्स आप सेट होंगे, ये सब चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात हम करेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। ये क्या होता है भाई, कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। देखिए यहां पे जो कार्डिनल नंबर निकालेंगे किसी भी सेट का, जो है जो फाइनाइट सेट होगा उसी के कार्डिनल नंबर हम निकाल सकते हैं। कार्डिनल नंबर का मतलब सिर्फ सिंपल से यहाँ पे सिर्फ ये है, जैसे कोई सेट दिया हुआ, पहले एग्जांपल की थोड़ी चीज को समझ लीजिए। जैसे कोई सेट ए है, ठीक है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, इस सेट में एलिमेंट है भाई, कोई सेट है तो डेफिनेटली कुछ न कुछ एलिमेंट होंगे। अब देखना है कि उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। ठीक है, जो गिवन जैसे सेट हमने ए लिया है, यहाँ पे जो है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, ठीक है, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट है कितने हैं भाई, इस सेट में 5 हैं। कितने हैं, 5 है। सिंपल सा मतलब यही होता है कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट का, कि जो गिवन सेट है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, जितने एलिमेंट्स होते हैं बस वही क्या होता है, उस सेट का कार्डिनल नंबर होता है। ठीक है, इसको एक चीज और बोलते हैं, कार्डिनल नंबर या आर्डर ऑफ, दो बात, कार्डिनल नंबर या आर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, दोनों चीजें एक ही बात, आर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। ठीक है, ये दोनों बातें समान है, कहीं पे कार्डिनल नंबर लिखा हो चाहे जो है आपका क्या लिखा हो, आर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, दोनों चीजें सेम है। ठीक है, इसका आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिखिए, नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ गिवन सेट। नंबर ऑफ, आज डेफिनेशन लिखना हो तो आप लिख लीजिए, नंबर ऑफ different element in the given set। ठीक है, is called cardinal number of finite set, is called cardinal number of finite set। ठीक है, अच्छा, it is denoted by, इसको हम डिनोट करते हैं एन ऑफ ए, ये कोई सेट है, या आर ओ ऑफ ए। ठीक है, ध्यान रखना, कार्डिनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, एन ऑफ ए या ओ ऑफ, ओ मींस आर्डर ऑफ ए। हमने बताया कि कार्डिनल नंबर को कुछ लोग बोलते हैं आर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, यानी किसी सेट का आपको आर्डर बताना है या उस सेट का कार्डिनल नंबर बताना है, जो सेट दिया हुआ है उस सेट के अंतर्गत जितने एलिमेंट हैं उसको आप काउंट कर लीजिए और उसको लीजिए, जैसे जो हमने सेट एग्जाम्पल ये लिया है, अब इसका जो एन ऑफ ए या ओ ऑफ ए कितना होगा भाई, सीधा सीधा बताना आपको, 5 एलिमेंट हैं तो कितना हो जाएगा, यानी 5, यानी इस गिवन सेट का जो कार्डिनल नंबर होगा कितना होगा, 5। चीजों को जल्दी से आप नोट कर लीजिए। एक नेक्स्ट एग्जांपल हम आपको खुद से करने के लिए दे रहे हैं और उसका आप जवाब जो है हमें कमेंट्स करिएगा। एग्जांपल हमने स्कूल, ठीक है, इस सेट का जो है आपको कार्डिनल नंबर बताना है। ठीक है, हमने सेट ए ले लिया, ठीक है, इसका जो है आपको कार्डिनल नंबर बताना है। जल्दी से जो है आप लोग कमेंट्स करें, हम आपका जो है 30 सेकंड वेट करेंगे। कमेंट करके बताया जो स्कूल वर्ड है इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा।
चलिए बताइए भाई, हमने जो आपको वर्ड दिया है स्कूल, इसका आपको बताना है कि भाई इस वर्ड का जो है या इस सेट का जो है कार्डिनल नंबर क्या होगा। ये नाफ 4 देवेंद्र नाथ शुक्ला, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए यहाँ पे जो वर्ड पहले सेट को लिख लिया जाए, यस होगा, सी होगा, यच होगा, ओ 2 बार आए एक ही बार लिखेंगे, ओ होगा और एल। अब इसको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। नहीं भाई आपने मिस्टेक कर दिया, ठीक है, 4 नहीं होगा 5 होगा, ठीक है। यह नाप है, इसको कोई सेट नाम दे दीजिए, यह नाप ए आपका होगा 5। सिंपल सी बात है, उस सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं उसको आप काउंट। प्रदीप कुमार जी ने 6 कहा, नहीं भाई 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमने बताया था कि भाई सेट थ्योरी में जो है रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन करते हैं तो कोई मतलब नहीं हो। जैसे मैं पूछूं कि भाई स्कूलों में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप एलिमेंट्स कब लिखेंगे भाई? इसको जब आपको लिखना होगा तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना इस बात को आप नहीं लिखे। यही तो हमने एग्जाम्पल है, एस सी एच ओ ओ एल। देखो इस बात को आप 2 बार नहीं लिखेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई उस सेट का जो है कार्डिनल नंबर बताइए, तो आप 6 लिख के चले आए तो रॉन्ग हो जाए। इस चीज को समझ लीजिए एक बार। हमने अभी एक प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया था, जो मैथमेटिक्स वर्ड लिखा था, तो उसमें जो 2 बार वर्ड आ रहा है तो उसको हमने 1 बार लिख रखा था, है ना। जैसे ये चीज लिखा, अभी हम बताएंगे इक्वल सेट में, वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे ओ 2 बार आया है, ठीक है, यहाँ पे एक बार यहाँ, हमें सिर्फ 1 बार उसको जो है कंसीडर करना है, 2 बार नहीं करना है, ठीक है। चीजों को समझिए इस बात को, ठीक है। तो हमें जो सेट लिखना होगा, हम इसको जब लिखेंगे तो सिर्फ ये लिखेंगे, ठीक है, सिंपली सेट लिखेंगे, यस लिखेंगे, सी लिखेंगे, एच लिखेंगे और ओ को केवल 1 बार ही लिखना है। अब काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, यानी एन ऑफ ए कितना हो जाएगा आपका 5। यानी इस सेट का कार्डिनल नंबर या आर्डर ऑफ ए क्या होगा? 5 होगा। इट्स ठीक है, ओ आप ये कहिए यार। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। कुछ कमेंट्स देख लिया जाए भाई, ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं। देवेंद्र, सॉरी सर, ओ को मिस, कोई बात नहीं भाई, होता है, इसमें कोई सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, बट चीजों को ध्यान रखिएगा। यस, चलिए वी प्रोसीड फर्दर। अब हम बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड मैथमेटिकल सेट की बात कर लेते हैं, जिसका हम लोग अक्सर क्वेश्चन में यूज करेंगे। कुछ मैथमेटिकल सेट्स हैं, उसको देख लेते हैं, चीजों को जस्ट जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। कुछ आपके पास जो मैथमेटिकल सेट है, जैसे सबसे पहले कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। सेट ऑफ, ये सब चीजें आपको मालूम है, जस्ट आप रिकॉल करते चलिए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय एन। इसके अंतर्गत कौन से एलिमेंट्स आते हैं आपको मालूम है, इट इज रनिंग फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसको आप काउंटिंग नंबर भी बोलते हो, ठीक है। तो दिस इज योर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाय W, ठीक है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर को लिखना हो तो एक भी लिखने का एक तरीका भी होता है, 0 लिख दो यार, फिर यूनियन लगा दो और सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, होल नंबर। इसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर, यानी सेट ऑफ इंटीजर, 1 2, नेक्स्ट सेट ऑफ इंटीजर। किसी भी चीज को स्किप नहीं करना है, हर चीज को बस इतना रखना है, जो चीजें आपके एग्जाम में आती हैं उसको थोड़ा उस पर ज्यादा फोकस करना है, जो चीजें नहीं आती जस्ट चीजों को रिकॉल करके जो है स्किप कर दिया, छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन पढ़ना सब कुछ है, क्योंकि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं और चीजें उनको थोड़ी सी समझ में कम आती हैं। जब वो उस लेवल पे आ जाएंगे तो चीजों को जो है उस चीज को छोड़ते चलेंगे। अब बात करते हैं सेट ऑफ इंटीजर। इसको किससे डिनोट करते हैं? आई से, है ना। कहीं कहीं कुछ लोग जेड से भी डिनोट करते हैं, जेड से थोड़ा सा दिक्कत, इसलिए मैं डिनोट, कुछ लोग जेड से जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को भी डिनोट करते हैं। हम यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर को आई से ही लिखेंगे, ठीक है। इसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं? इधर -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। दिस इज योर सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेट ऑफ
रेशनल नंबर, इसको हम रिमूव कर देना, आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा जरूर। सेट ऑफ रेशनल नंबर, सिंपल सी बात है भाई, बताइए सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है? एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इसकी डेफिनेशन क्या होगा? एनी नंबर विच कैन बी expressed in the form of p by q, है ना? जिस नंबर को आप p by q में लिख पाते हैं तो आप कहें वो क्या रेशनल होगा। वेयर q तो सबसे पहले क्या होगा? नॉन जीरो होना चाहिए तभी पॉसिबल है, एंड p एंड q बिलोंग्स टू द इंटीजर। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। अब इसके बाद रियल नंबर की हम बात कर लेते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर, इरेशनल क्या? अच्छा, इसके बाद रेशनल के बाद इरेशनल क्या होता है? रेशनल जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर की बात कर लिया जाए। जो सेट ऑफ रियल नंबर किससे डिनोट करते हैं? आर से। ठीक है, तो सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है रेशनल और इरेशनल का यूनियन होता है ना? अब आप टीजीटी पीजीटी दे रहे हो, थोड़ा सा उसका जो डेफिनेशन है अलग तरीके से सोचिए। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है? किसका यूनियन होता है? रेशनल, रेशनल को क्यू से डिनोट करते हैं और इरेशनल को क्यू कॉम्प्लीमेंट से। ध्यान रखना, दिस इज योर रेशनल नंबर, रेशनल, और दिस इज योर इरेशनल नंबर। ठीक है, तो जो रियल नंबर होता है क्या है? रेशनल और इरेशनल का यूनियन होता है। ठीक है, थोड़ा सा आपकी जो डेफिनेशन है इस लेवल की होनी चाहिए, टीजीटी पीजीटी लेवल की। अब आप वही मत बताइए भाई रियल नंबर है जिसमें ये एलिमेंट होगा, माइनस होगा, नेगेटिव होगा, इंटीजर पॉजिटिव, ये नहीं। आप इस तरीके से थोड़ा सा जो आपका डेफिनेशन होता बता रहे हैं उसका थोड़ा लेवल अच्छा होना है, क्योंकि देखिए टीजीटी पीजीटी के बाद आपको इंटरव्यू भी देना है। ठीक है, तो आप चीज़ों को देखिए, डेफिनेशन जब क्लियर रहेगा तभी आप क्वेश्चन भी कर पाए और इंटरव्यू में भी चीज़ें जो है इजीली आप जवाब दे सकते हैं। तो जो हमने लिखा सेट ऑफ रियल नंबर की जो डेफिनेशन लिखा है, क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट लिखा है, यानी क्यू को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? रेशनल नंबर से, और क्यू कॉम्प्लीमेंट को जो है किससे? इरेशनल नंबर से। ठीक है सर, प्लीज बुक भी सजेस्ट कर दीजिए। शिवांगी जी, मैंने बुक फर्स्ट लेक्चर में बिल्कुल बता दिया था आपको पढ़ना क्या है, फिर भी आपने पूछ लिया तो एक बार हम जल्दी से बता दे रहे। देखिए, सबसे पहले यदि आप टीजीटी दे रहे हैं, पीजीटी पहले तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। यदि आप टीजीटी दे रहे हैं तो बुक की बात करते हैं। हमने बताया कि बुक सबसे पहले फॉर टीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा हम बुक नहीं बताएं, सिर्फ 9 to 12, ध्यान रखना 9 to 12। आपने मैथमेटिक्स यदि आपका यूपी बोर्ड रहा है तो आप पुरानी वाली 6 बुक जितने होती सारे पढ़ना है, अच्छे से करना है। ठीक है, और जिसका यदि आपका मान लो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड रहा हुआ, जितने भी आपने सबसे पहले एनसीईआरटी करना है, एनसीईआरटी को करना है। उसके बाद जो आपने जो है रेफरेंस बुक आपने पढ़ा हो, कुछ भी आरडी शर्मा, एमएल अग्रवाल, कुछ भी, इसको आपको करना है अच्छे से। बहुत बुक हम बता देंगे, कोई मतलब नहीं होगा चीज़ों को। आरडी शर्मा या एमएल अग्रवाल जो भी आपने किया है इसको आप अच्छे से करिए। एमएल अग्रवाल सबसे पहले 9 to 12 सबसे पहले इसको जो है कंप्लीट करिए। क्यों? क्योंकि आपके टीजीटी और पीजीटी सेक्शन में हमने पहले लेक्चर में सारी चीज़ें ये डिस्कस किया था, किस तरीके से आप पढ़ेंगे, क्या बुक पढ़ेंगे, क्या स्ट्रेटजी होगी। पहले लेक्चर में सारी चीज़ें, यही बात फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। 70% जो क्वेश्चन आता है इंटरमीडिएट, हाई स्कूल प्लस इंटरमीडिएट रहता है पूरा। ठीक है, 70% आपका जो आता है हाई स्कूल प्लस इंटरमीडिएट, और 30% आपका जो है बीएससी लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का। ठीक है, टीजीटी की बात कर रहा हूँ। पीजीटी सेक्शन में क्या होता है, थोड़ा सा देखिए फ्लक्चुएट करता रहता है, चीज़ें फिक्स नहीं है, लेकिन एक एवरेज देखा जाए तो चीज़ें अभी तक यही होती आ रही हैं। अब पीजीटी सेक्शन की बात करते हैं तो उसमें जब कभी 60 हो जाता है हाई स्कूल प्लस इंटर, और कभी 65, उसके बाद ग्रेजुएशन, फिर एमएससी का थोड़ा सा 1-2 टॉपिक जो कंसीडर करते हैं पीजीटी में, अदरवाइज सारी चीज़ें जो है ग्रेजुएशन और इंटर लेवल तक की आती है। ठीक है, यस सर, यूपी बोर्ड, हाँ बिल्कुल, यदि आपका यूपी बोर्ड है तो भाई पूरी 6 बुक करिए पुरानी वाली, और हो सके तो चीज़ें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बीएससी तो आपका मीडियम रहा, एनसीईआरटी सारी कर डालो, उसके बाद आरडी शर्मा पढ़िए, एमएल अग्रवाल पढ़िए, और जो आप
और एक चीज और, 2 बुक मार्केट में से लेना हो तो आप ले लीजिएगा। एक घटना चक्र के हमने बताया है आपको, घटना चक्र की क्वेश्चन के लिए या यूथ पब्लिकेशन की आती है, इन दोनों में से कोई एक रखना है आपको। क्यों रखना है? क्वेश्चन के लिए, इसके सोल्यूशन के लिए मैं नहीं बोला, सोल्यूशन तो चीजें यहाँ पे होगी, उसका सोल्यूशन थोड़ा सा मिसिंग भी है। हम क्वेश्चन देखने के पर किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आते हैं, इसके लिए आप इन दोनों में से कोई एक ले लीजिए, चाहे घटना चक्र रखिए, चाहे आप जो है यूथ पब्लिकेशन की एक, इनमें से कोई एक रखना है, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन के लिए। चलिए चीजों को हम प्रोसीड करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे जो है कुछ मैथमेटिकल सेट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कोई सेट रिलेशन की बात करते हैं, ठीक है। अगला जो डेफिनेशन होगा सेट रिलेशन। बड़े चीजों को आराम से पढ़िए। 2 वर्ड मैंने लिखा है, सेट लिखा है, दूसरा रिलेशन लिखा है। भाई रिलेशन हमेशा क्या अकेले तो होगा नहीं, है ना। रिलेशन हमेशा किन्हीं 2 वस्तुएं या 2 आदमी, 2 इंसान के बीच में ही बनता है। यहाँ पे सेट क्या है? सेट भाई किसी चीज का कलेक्शन है, 2 सेट, यानी एक सेट एक्स है, दूसरा वाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेट रिलेशन की बात करेंगे, वहां पे कोई ना कोई 2 सेट एटलीस्ट होने चाहिए, तभी उन दोनों सेट के बीच में रिलेशन की हम बात करेंगे, ठीक है। तो जो पहली बात आती है इक्वल सेट, है ना। सेट रिलेशन में पहला डेफिनेशन आपका आता है इक्वल सेट, बिल्कुल नाम से क्लियर है, यानी ऐसा सेट, 2 सेट जो क्या एक दूसरे के इक्वल हो, ठीक है। अब इक्वल सेट कब होगा? सपोज करिए कोई सेट ए है, दूसरा सेट बी है, तो जब सेट है उसमें कुछ न कुछ एलिमेंट भी रहे होंगे, ठीक है। भाई कोई सेट हमने ए लिया तो इसमें एलिमेंट भी रहे होंगे, सपोज करो ए बी सी, बी में भी एलिमेंट्स हम ले रहे हैं सी ए बी। हमने बात रखा भाई इक्वल सेट होता है कि हमने डेफिनेशन बताया कि ऐसा 2 सेट इक्वल तब होंगे जब उसके एलिमेंट क्या हो, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, ठीक है। बात को पकड़िए, यहाँ पे इक्वल सेट क्या होंगे? ऐसे 2 सेट जब उसके एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो, एग्जैक्टली सेम हो, तो हम कहेंगे कि गिवन सेट्स आर इक्वल सेट, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे एक एलिमेंट्स लिखा है, सेट ए लिखा है ए, उसके एलिमेंट्स हमने क्या लिखा? ए कामा बी कामा सी। दूसरा सेट हमने लिखा है बी, उसके एलिमेंट्स हमने लिखा है सी कामा ए कामा बी। अब इन दोनों सेट को देख के बताइए क्या ये दोनों सेट ए और बी इक्वल सेट है, यस या नो में आप आंसर जल्दी से दीजिए। सिंपल सी बात है यार, सेम है, ठीक है। बिना लेट किए हुए चीजों को देखिए, ए और बी क्या है? सेम है। क्यों सेम है? भाई जो सेट ए में एलिमेंट है वही सेट बी में भी एलिमेंट है, तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात, कोई लॉजिक है ही नहीं। कोई भी देख के बता सकता है कि भाई जो ए और बी सेट हैं उसमें क्या है, ये दोनों सेट सेम है, ठीक है। अच्छा दूसरा एग्जांपल देखिए। अच्छा एक चीज यहाँ पे कोई कंफ्यूज मत होइएगा, पहले हमने सी लिखा था, आपको सर इसमें तो ए वाले सेट में पहले ए लिखे हैं और बी में सी लिख दिया। सेट थ्योरी में आप आगे पीछे लिखने पे कोई भी डिफरेंस फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप चीजों को इधर चाहे आप यहाँ ए लिखिए, चाहे बी लिखिए, चाहे सी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देते हैं हम आपको। कोई सेट सपोज करो ए है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 कामा 2। अब इसका जवाब आपको देना है खुद, 1 2 1 2 1 2। बताइए ये दोनों सेट क्या है, इसके बीच में क्या रिलेशन हो, इक्वल है या नहीं, यस या नो में आप अपना जवाब दीजिए जल्दी से। बोर्ड पे आप देख रहे हैं 2 सेट हमने लिखा है, सेट ए लिखा है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 कामा 2, फिर हमने सेट बी लिखा है जिसमें हमने लिखा 1 कामा 2, फिर कामा 1 कामा 2 कामा 1 कामा 2। दोनों सेट को देख के बताइए क्या दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल है या नहीं, यस या नो में आप आंसर दीजिए जल्दी से। शिवांगी जी बिल्कुल आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप जो है इस पे आप देख रहे होंगे तो एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, फ्लैश कर रहा है, उस पर फ़ोन नंबर आप कॉल कर लीजिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल यस सेम है, बिल्कुल डेफिनेटली सेम है। क्यों सेम है भाई? हमने अभी अभी बताया कि जो सेट बी है उसमें रिपीट करने का कोई मतलब नहीं होता, इसको आप लिखेंगे कि कुछ नहीं, दिस इज नथिंग बट 1 कामा 2 ही है। तो जब सेम है तो क्या होंगे,
डेफिनेटली सेम। अब ऐसा नहीं आप इसको देख के तो इसमें A1 2 कई बार आ चुका है, चाहे जितनी बार आ जाए उसको हम एक ही बार कंसीडर करेंगे। तो जो आप बोर्ड पे दो सेट ए और बी देख रहे हो वो कैसा सेट है? इक्वल सेट है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? ए इक्वल बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। लेट एग्जांपल सेकेंड, -3 -2 -1 0 1 2 3। दूसरा सेट हम ले रहे हैं एंड बी x such that x belongs to I, x such that x belongs to I and x square is less than 10। जल्दी से बताइए, कमेंट्स करिए, क्या ये दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं? यस या नो? ध्यान से पढ़िए। देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है। जो सेट ए है किस फॉर्म में लिखा है? ये आपका रोस्टर फॉर्म में लिखा है। जिन्होंने पहली क्लास लिया होगा उनको मालूम होगा। अच्छा, जो दूसरा सेट बी लिखा है इसको हमने किस फॉर्म में लिखा है? ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि हमने इन दोनों फॉर्म का जिक्र क्यों किया। हमने ये भी बताया भाई ये चीजें आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में नहीं आएगा। हमने यही बोला था ना कल भाई, जो हम बता रहे हैं सेट रिलेशन का जो डेफिनेशन बता रहे हैं रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर, ये एग्जाम में नहीं आएगा। अब पढ़ा क्यों रहे इसका जवाब अब आपको मिल गया होगा क्यों पढ़ा रहे हैं। यदि हमने ये चीज ना पढ़ाया होता तो आप इन सब चीजों को जो है थोड़ा सा समझने में मुश्किल होता। ये तो भाई आसान है। जो सेट ए दिख रहा है ये तो सिंपल, इसमें आपको दिख रहा है -3 है -2 है -1 है 0 है 1 है 2 है 3 है, ये तो दिख रहा है, क्लियर है। लेकिन जो बी वाला सेट है थोड़ा सा इसमें जो है आप कंफ्यूज होते हैं, यार x such that x belongs to I and x square is less than 10, ये क्या लिख गया है? ठीक है, तो सिंपल सी बात, इसको जब आप ओपन करेंगे या देखेंगे इसको जो है इन रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या दिखेगा भाई? इसको आप करेंगे जो 20 सेट के एलिमेंट आएंगे क्या आएंगे? यही आएगा। यानी x such that x क्या है? इंटीजर है। ठीक है, और जो x स्क्वायर है क्या है? 10 से छोटा होना चाहिए। तो क्या हो सकता है? इंटीजर आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। -4 जा नहीं सकते, क्यों नहीं जाएंगे? जैसे ही -4 का आप स्क्वायर करोगे आपको क्या मिल जाएगा? 16 मिल जाएगा, है ना? वो क्या है? 10 से बड़ा हो जाएगा। आपको चाहिए क्या? 10 से छोटा। तो आप क्या करेंगे? -3 तक जाएंगे इधर। ठीक है, यहाँ -3 जाएंगे, फिर -2 जाएंगे, -1। भाई इसका जितने जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे एलिमेंट, -3 इसका स्क्वायर भी 10 से छोटा होगा, -2 इसका स्क्वायर भी 10 से छोटा होगा, -1 इसका स्क्वायर भी 10 से छोटा होगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, क्या 4 आएगा? 3 3 जा 9 होगा, 10 से छोटा है। 4 जैसे ही लिखेंगे बाहर चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, जो कि 10 से छोटा नहीं है, बड़ा है। इसलिए चीजों को यहीं पे रोक दें। अब देखिए, यदि मैं ये कहता भाई सेट ए है सेट बी है, तो आंख बंद करके सबका जवाब होता है सर ए इक्वल टू बी है ना? बिना सोचे समझे कोई भी बता देता है। लेकिन इस बी जो एग्जाम्पल हमने बी लिखा है इसमें थोड़ा सा हमने जो है कुछ लिखा है। लिखा क्या? सिंपल सी बात, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है ना? जब ये लिखते पूछते तो आप डेफिनेटली सबको बता देता, अरे सर इसमें क्या बड़ी बात है, ए और बी दो है इक्वल सेट है। लेकिन जब इस फॉर्म में लिखा तो क्वेश्चन को जो है, जब सेट का क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर कभी कभी आपके एग्जाम में इसी फॉर्म में क्वेश्चन देखने को मिलता है। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाते हैं यार इस सेट के अंतर्गत कौन सा एलिमेंट्स आएगा, है ना? इसीलिए चीजों को जो है बताना जरूरी होता है। ठीक है, ये दोनों सेट क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल, दीज आर इक्वल सेट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है चीज़ों को करना है। तो टाइम हमारा ओवर हो रहा है, चीज़ों को हम इसी पे फिनिश कर रहे हैं। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।